नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहने वाला है, आज मैं 2-3 चीज़ों पे डिस्कस करूँगा। पहला तो हमारा टॉपिक है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब कराना होगा जब कोई इंडिविजुअल या बिजनेस एक्सपोर्ट करे सर्विस का। ठीक है, पहला तो ये टॉपिक है। और दूसरा रहने वाला है टॉपिक कि जो हम सेक्शन 195 में इनकम टैक्स के सेक्शन 195 में जो हम आउटवर्ड रेमिटेंस करते हैं फॉरेन आउटवर्ड रेमिटेंस, और जिसमें हम 15 CA एंड 15 CB जो CA की सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें हम TDS की एप्लीकेबिलिटी पे एक केस रेफ़र करेंगे जो अभी इंडस्ट्री में एक क्वेरी रहती है। ठीक है, तो पहला टॉपिक है GST रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों देखो, जो सेक्शन 22 और 24 है जो रजिस्ट्रेशन की बात करता है, तो सेक्शन 22 में रजिस्ट्रेशन के सारे लिमिट दिए गए हैं। आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, उसकी एक 20 लाख की लिमिट, 40 लाख की लिमिट, जो एक थ्रेश होल्ड लिमिट है। लेकिन सेक्शन 24 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की बात करता है कि आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत है। उसमें जो एक पॉइंट है, इंटर स्टेट सप्लाई, मतलब ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर अगर आप सप्लाई करते हो तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत है, और आपको वो थ्रेशहोल्ड की जो लिमिट है वो नहीं मिलती है। ओके, इतनी तो बात समझ में आ गई है। प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो एक पिछले लास्ट वीक की मैं डिस्कशन को यहाँ शेयर कर रहा हूँ, उसमें ये था कि एक इंडिविजुअल, एक बंदा है, वो फ्रीलांसिंग पे काम कर रहा है यूएसए की किसी कंपनी में, या फिर मान लेते हैं कि वो कोई यूएसए की कंपनी को कोई सर्विस देता है। अब यूएसए की कंपनी से जो वो सर्विस ले रहा है, वो एज ए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशन नहीं है उनमें, वो एज ए इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो वहाँ से पैसा ले रहा है अपनी सर्विस के बदले। तो क्या ये जो सर्विस है, इसे हम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मानेंगे? क्योंकि ये है तो सही, बाहर ही आप दे रहे हो सर्विस और आप हो इंडिया में। अगर ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है, तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस को या एक्सपोर्ट को इंटर स्टेट माना गया है ना। और इंटर स्टेट में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ जाएगा। अगर कोई बंदा, मान लेते हैं 50,000 भी अगर मंथली ले रहा है ओवरसीज से या अमेरिका से, वो उसको पेमेंट मिल रही है, तो उस 50,000 को लेकर उसको अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। फिर उसको, हाँ ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है तो ये जीरो रेटेड हो जाएगा। फिर जीरो रेटेड अप्लाई करने के लिए LUT, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के लिए अप्लाई करना होगा, उसको इनवॉइस रेज करना होगा LUT में। तो बहुत सारी फॉर्मेलिटी है कि रजिस्ट्रेशन कराओ, फिर रिटर्न भरो, इस तरीके से। तो क्या ये कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होगा क्या इस पर? ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या है, एक नोटिफिकेशन है, वो अप्लाई होगा। उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आप सर्विस करते हो ना, सिर्फ सर्विस में डील करते हो, तो अगर आप इंटर स्टेट भी काम करते हो, तो 20 लाख वाली जो लिमिट है थ्रेश होल्ड की, वो आपको एप्लीकेबल होगा। तो अगर इन शॉर्ट बात करें कि अगर सर्विस है, वो चाहे इंटर स्टेट भी हो, तो वो 20 लाख की लिमिट उसके लिए एप्लीकेबल है। तो अब एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस भी है, तो वो इंटर स्टेट की कैटेगरी में फॉल हो जाएगा, और उसके लिए 20 लाख की लिमिट अवेलेबल हो जाएगी। तो उसको तो 20 लाख तक कुछ सोचने की ज़रूरत है नहीं कि वो रजिस्ट्रेशन ले, इन्वॉइसिंग करे, जीरो रेट के लिए अप्लाई करे, LUT के लिए अप्लाई करे, ये सबसे वो बच जाएगा 20 लाख तक। और ये जो 20 लाख या 40 लाख की जो थ्रेश होल्ड भी है, वो क्या पूरी लाइफ टाइम के लिए नहीं है। एक फाइनेंशियल ईयर में अगर मोर देन 20 लाख या फिर 40 लाख गुड्स के केस में अगर ये हो जाता है, तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन लेना एक फाइनेंशियल ईयर में। अगर किसी एक फाइनेंशियल ईयर में आप मान लो 18 लाख पे रह गए, तो नहीं लेना, अगले फाइनेंशियल ईयर में फिर शुरुआत हो जाएगी एक से। फिर अगर उस साल में अगर 20 से क्रॉस हो गए, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस को इंटर स्टेट माना गया है, और इंटर स्टेट ऑफ सर्विस के केस में आप देखो उस नोटिफिकेशन का यूज़ करोगे। और जो नोटिफिकेशन है कि अगर आप सर्विस के केस में सर्विस की बात करते हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है टिल 20 लाख। तो ये सवाल हो गया पहले सवाल का। ये सवाल ये था बेसिकली कि क्या एक इंडिविजुअल फ्रीलांसिंग पे काम कर रहा है या इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे काम कर रहा है, यूएसए या अदर कंपनी से उसको पैसा मिल रहा है 20,000, 50,000, 1 लाख जो भी है, तो उसको क्या उस पर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी होगी या नहीं। अब बात करते हैं आगे, सेकंड पॉइंट 195, जिसमें हम ओवरसीज पेमेंट करते हैं या पेमेंट टू फॉरेनर्स। ठीक है, अब इसमें
बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन मैं एक केस डिस्कस करूँगा जो मेरे सामने आई है चीज़ें और उसका क्या कंक्लूजन निकला है। ये है कि मान लेते हैं एक मार्केटिंग एजेंट है या बाइंग एजेंट कह सकते हैं, बाइंग एजेंट है, वो यूएसए में है, ठीक है, और जो ये सर्विस दे रहा है वो कंपनी है इंडिया में, लेकिन जो वो सर्विस दे रहा है वो यूएसए में ही मार्केट रिसर्च की सर्विस दे रहा है। मतलब ये कि सर्विस परफॉर्मिंग आउटसाइड इंडिया है, प्रोविजन ऑफ सर्विस भी आउटसाइड इंडिया है, कंपनी जो इस्टेब्लिश्ड है वो भी आउटसाइड इंडिया है, लेकिन जिसको वो सर्विस दे रहा है वो इंडिया में बंदा बैठा हुआ है। तो इस इंडियन को यूएसए को पैसा देना है, तो जब ओवरसीज पेमेंट होगी, फॉरेन रेमिटेंस हो जाएगी, तो उसको 195 को फॉलो करना है, फिर DTAA को भी फॉलो करना है, उसके बाद उसको 15CA एंड 15CB CA से सर्टिफिकेट भी लेना है, ठीक है। तो अब वो पहले 195 में देखेगा कि भाई TDS का क्या सीन है। अगर मान लेते हैं TDS का इस वाली ट्रांजेक्शन पे अगर 20% रेट है तो वो जाएगा DTAA में, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, इंटरनेशनल टैक्सेशन में है। तो DTAA में है कि अगर आप फॉर्म 10F दे देते हैं, PE एंड POEM, परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट डिक्लेरेशन दे देते हैं, एक चीज़ ये हो गई, दूसरी चीज़ ये हो गई, और थर्ड अगर आप TRC टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट दे देते हैं अगर DTAA के अकॉर्डिंग, अगर ये तीन यूएसए वाली कंपनी अगर इंडियन कंपनी को दे दे, ठीक है, तो यहाँ पे टैक्स हो जाता है 0%, और DTAA और इनकम टैक्स जो दोनों में जो भी बेनिफिशियल है उस एसएससी के लिए वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो DTAA का 0% अगर अप्लाई करना है तो वो तीन चीज़ें आप दे दो, उस तीन चीज़ के साथ 15CB फाइल हो जाएगी जिसमें TRC नंबर देना होता है, ठीक है ना, और 15CA, इसके साथ आप रेमिटेंस कर सकते हो, फॉर्म A2 भरना होता है, बैंक के फॉर्मेट में सारी डिटेल शेयर करनी होती है। अब प्रॉब्लम क्या आती है, मान लेते हैं कोई यूएसए की कंपनी है जिसको पैसा देगी एक इंडियन कंपनी, वो बंदा 10F दे रहा है, फॉर्म 10F डिक्लेरेशन भी दे रहा है PE एंड POEM का, ठीक है, लेकिन TRC में दिक्कत आ रही है। TRC में वहाँ एक ऐसा होता है कि जब आप TRC के लिए अप्लाई करते हो वहाँ के ट्रेजरी को, यूएसए के ट्रेजरी को, तो वो जनरली ईयर एंड पे देते हैं, या फिर अगर आपने इनकम टैक्स की रिटर्न लेट फाइल की है तो वो जनरली अगले साल भी देते हैं, नेक्स्ट ईयर में। तो ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप TRC किसी को दे पाओ, और ऐसे नहीं दोगे तो क्या वो टैक्स काट लेंगे। तो आप TRC की एप्लीकेशन भी शेयर कर सकते हो, ठीक है, एक इसके लिए भी एक डिक्लेरेशन दे सकते हो कि भैया ऐसा है, कल होके तो मैं आपको TRC ला के ही दे दूंगा। अगर आप आज मेरा TDS काट भी लेते हो तो कल होके वो पैसा मैं आपसे लूँगा जब मैं TRC दे दूंगा, तो आप जाके रिफंड फाइल करोगे तो बहुत सारा आपके लिए लीगल कॉम्प्लाइंस बढ़ जाएगा। इसीलिए आपको मैं एक डिक्लेरेशन दे देता हूँ कि अगर कोई भी नॉन कॉम्प्लाइंस हुई हमारे एक TRC की वजह से, तो नॉन कॉम्प्लाइंस की वजह से अगर कोई टैक्स लायबिलिटी आप पर आती है तो वो हम फेस करेंगे, एक यूएसए कंपनी के पॉइंट। तो यूएसए की कंपनी ये डिक्लेरेशन दे सकती है, और TRC के चीज़ों को इशू, TRC की जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ रही है यूएसए डिपार्टमेंट के साथ वो बहुत स्लो है वो, तो वहाँ पे ऐसी चीज़ों में आप इस तरीके से बच सकते हो। तो अब सिंपल सी बात है, 195 वर्सेस DTAA एप्लीकेबल करना है, 195 इनकम टैक्स का, ये कहता है 20% TDS काटो, ये कहता है 0%, लेकिन इसकी तीन कंडीशन है, 10F, PE एंड POEM डिक्लेरेशन, और थर्ड क्या है, TRC सर्टिफिकेट। अगर TRC नहीं है तो TRC की एप्लीकेशन और एक डिक्लेरेशन की अगर कल होके TDS की लायबिलिटी हमारे ऊपर रेज होती है तो आपको वो सारा पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डिक्लेरेशन दे सकते हो। तो इस तरीके से इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो हमने दो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम उठाए थे जिसका हमने ये डिस्कशन किया, जो मैंने लास्ट वीक में जो एक डिस्कशन का एक टॉपिक रहा है मैंने उसी चीज़ को शेयर किया है आप लोगों के साथ। और हो सकता है किसी और की प्रॉब्लम भी हो सकती है कि जनरली कोई बंदा ऐसे पूछ सकता है कि हाँ यार मुझे GST में रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत है अगर मुझे यूएसए से पैसा मिल रहा है। दूसरा ये कि अगर एक इंडियन कंपनी वो यूएसए रेमिट करना चाहती है फ़ंड, तो उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर सामने वाला ये कह रही है कि नहीं मेरा TDS मत काटो, तो उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट यूएसए की कंपनी से चाहिए ताकि आप TDS की एप्लीकेबिलिटी उसके ऊपर TDS एग्जेम्प्ट कर पाओ। दूसरी चीज़ ये हो गई। एक और डिस्कशन है, अभी जैसे 30 जून बीता है, उसमें क्या है, एक DPT3 फॉर्म फिल करना पड़ता है ROC में
कंपनी ऐसी कंपनीज को जिसकी कंपनीज में 31 मार्च 2022 या ईयर 31 मार्च को अगर लोन आउटस्टैंडिंग है तो उस लोन की डिटेल देनी पड़ती है। तो उसमें आपको देखना पड़ता है कि भाई मेरे बुक्स में 31 मार्च 2022 को कितने मेरे लोन हैं। मान लेते हैं ओपनिंग लोन कुछ और होगा, फिर बीच में आपने लोन की रीपेमेंट कर दी होगी, वो सारी एंट्री चेक करके क्लोजिंग लोन की वैल्यू निकालो और ये क्लोजिंग की रिपोर्टिंग हो जाती है DPT 3 फॉर्म में। तो इस तरीके से हमने 3 प्रैक्टिकल टॉपिक डिस्कस कर लिए और उम्मीद करता हूँ ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा तीनों चीज़ के बारे में। एक कंपनीज एक्ट के कॉम्प्लाइंस से रिलेटेड था, एक GST के कॉम्प्लाइंस से और एक था इनकम टैक्स के कॉम्प्लाइंस से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीक कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और अगर कोई क्वेरी रहती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।